नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की प्रत्याशी आशा नौटियाल विजय हुई हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के मनोज रावत को 5,099 वोट से हराया है और निर्दलीय उम्मीदवार त्रिभुवन चौहान ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्हें 9,266 वोट मिली है। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बहुत सारे संशय जताए जा रहे थे, बहुत सारी बातें उठ रही थी और ये तक कहा जा रहा था कि बहुत क्लोज फाइट है। लेकिन अब जब रिजल्ट आया है तो उससे लगता है कि लोगों ने फिर से बीजेपी पे भरोसा जताया है। बीजेपी के जीत के कारण क्या रहे हैं, कांग्रेस क्या इस हार से सबक लेगी और क्या राज्य में कांग्रेस को अगर फ्यूचर में अपनी राजनीति को जिंदा रखना है तो नई लीडरशिप की ओर देखना होगा। और केदारनाथ में अमूमन ऐसा क्यों होता है कि निर्दलीय कैंडिडेट के लिए भी लोग दिल खोलकर वोट करते हैं। ये सारे विषयों पर बात करने के लिए देवभूमि डायलॉग के मंच पर हरीश गोसाई जी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो राष्ट्रीय सहारा में कार्यरत हैं। और जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी कि तकरीबन इतना अंतर रहेगा जीत का। बहुत धन्यवाद गोसाई जी, देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए। आपका आकलन कमोबेश ठीक है, लेकिन क्या आपको कारण लगता है कि ये चुनाव बीजेपी के पक्ष में गया? बीजेपी का कैंडिडेट, बीजेपी के संसाधन या बीजेपी का संगठन? हाँ जी। देखें तो इसमें सभी का बहुत बड़ा हाथ रहा। मुख्यतः क्योंकि बीजेपी ये माना जाता है कि एक चुनाव निपटते ही दूसरी चुनाव की तैयारी पर लग जाती है। और जो ही बद्रीनाथ चुनाव निपटा और उसके बाद केदारनाथ चुनाव की जो है नौबत आ गई। विधायक जो उस समय सिटिंग विधायक थे उनके देहांत होने पर, तो निश्चित तौर पर जो ही ये जो है अ, उनके चुनाव की ये नौबत आई तो भाजपा तभी से तैयारी करने लगी। और उन्होंने चुनाव की घोषणा होने तक बूथ लेवल पर अपने सारे जो है बैठकों का दौर और जो पन्ना प्रमुख बूथ लेवल प्रभारी और अन्य जो भी हैं इनको सभी को सक्रिय कर दिया। चुनाव की घोषणा हुई कांग्रेस के भी प्रत्याशी घोषित हुए और भाजपा के भी प्रत्याशी घोषित हुए। इस बार लीग से हट करके भाजपा ने दिवंगत विधायक के परिजनों को टिकट न दे करके उन्होंने अपने पूर्व विधायक आशा नौटियाल जी पर अपना भरोसा जताया और उनको टिकट दिया। तो एक उस समय बड़े कांग्रेस ने जो बड़े मुद्दे उठाए तो केदार यात्रा को डाइवर्ट करना और जो उनका एक वो था केदारशिला को बोराड़ी ले जाना दिल्ली। तो ये एक बड़े मुद्दे और क्षेत्र में जो अतिक्रमण के नाम पर स्थानीय लोगों के ढाबे दुकानें तोड़ी गई ये जो वन विभाग द्वारा, तो इसका एक बड़ा मुद्दा जो है यहाँ कांग्रेस ने उठाया था। कांग्रेस ने प्रतिष्ठा केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा भी निकाली थी। तो भाजपा क्योंकि ये बड़े मुद्दे हो गए थे और भाजपा को जो है एक डर भी हुआ कि कहीं बद्रीनाथ हारने के बाद हम केदारनाथ भी ना हार जाए, तो भाजपा ने इस चुनाव को एकदम बिल्कुल ऐसा बना दिया कि कांग्रेस को कहने के लिए मिल गया कि भाजपा डरी हुई है। क्योंकि चुनाव से पूर्व ही जो ही घोषणा से पूर्व ही भाजपा ने अपने मंत्रियों को यहाँ गांवों में जो है प्रवास पर भेजा और सारे अपने पदाधिकारियों को सारे जो है चुनाव मतलब चुनाव की रणनीति पर लगा दिया। तो निश्चित तौर पर ये उनके जो उनका चुनावी प्रबंधन है कहे तो क्योंकि ये बड़े मुद्दे जो यहाँ उठे थे उनको न्यूट्रलाइज करना एक बड़ी चुनौती थी। और मुख्यमंत्री की रैलियों से ये निश्चित तौर पर अंतिम दौर में जो उन्होंने दो तीन रैलियां की तो उसमें ये न्यूट्रलाइज ये सब मुद्दों को न्यूट्रलाइज करने का काम किया। उनकी एक सभा चंद्रनगर में हुई जो कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे मनोज रावत जी, तो उनका गृह क्षेत्र है। और वहां जाकर के उन्होंने एक तो सीधा सा जनता से माफी भी मांगी कि भाई जानता हूं कि यात्रा के शुरुआती चरण में कुछ गलतियां हुई। उन्होंने वो भी जो है जो अफसरों पर जो है ये ठीकरा पूरा कि जो है ये जो है इनकी गलती की वजह से जो है यात्रा में व्यवधान हुआ। लेकिन अब से जो है कोई व्यवधान इस तरह का नहीं आएगा और हम इस पर जो है
अभी से इस पर काम करना शुरू कर देंगे। और दूसरा, उन्होंने एक मुख्य मुद्दा ये उठाया कि जो 2017 से 22 तक कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज रावत जी का कार्यकाल था विधायक के तौर पर, उसमें उन्होंने एक बड़ी बात कही कि कम से कम 6 करोड़ रुपया ये अपनी विधायक निधि से खर्च नहीं कर पाते, जो उनके लिए मनोज रावत के लिए बहुत भारी था। उन्हीं के गृह क्षेत्र में इस तरह की बातें उन्होंने कही, तो वो, और जहां पहले भाजपा रक्षात्मक उसमें थी, तो यहाँ से आक्रामक उसने अपना रोल करना शुरू कर दिया, और यहीं से उन्होंने बढ़त बनानी शुरू की। अंतिम 2-3 दिनों में ही भाजपा बढ़त बना पाई, अन्यथा लग रहा था कि चुनाव जो है बराबरी पर जा रहा है। तो आप कह रहे हैं कि जी, लास्ट के 3 दिनों में ये उलटफेर हुआ है और उसमें चीफ मिनिस्टर की रैलीज का बड़ा योगदान रहा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यहीं से मैं तो जो आशा नौटियाल जी हैं, वो चोपता की रैली में तो रो पड़ी थी कि केदारनाथ कहाँ जाएगा, केदारनाथ को कौन ले जा सकता है, वो रो पड़ी थी इस मुद्दे पर। हम्म। और इसमें भी एक बड़ा मतलब महिलाओं में एक भावनात्मक जो वो होता है, वो उसकी लहर भी महिलाओं को जोड़ने में वो वहां पर भी कामयाब हुई कि लेकिन रो करके आप उन्होंने। मानते हैं कि ये जितने भी मुद्दे थे, चाहे वो केदारनाथ का सोना चोरी का मुद्दा हो, चाहे वो केदारशिला को दिल्ली ले जाने का मामला हो, चाहे वो यात्रा डाइवर्जन का मामला हो, ये बहुत एग्रेसिवली कांग्रेस ने पिच तो किया, लेकिन जनता पे बहुत ज्यादा असर नहीं डाल पाई कांग्रेस पार्टी। हाँ, नहीं, असर तो किया इसने जनता पर, ये नहीं नकार सकते हैं। क्योंकि जो भाजपा की बेल्ट है पूरी केदार घाटी, जो गुप्त काशी से ऊपर का जो वो है, वहां त्रिभुवन चौहान इस नाराजगी को समेट ले गए। ओ, तो आप कह रहे हैं बीजेपी की जो नाराजगी का वोट था वो त्रिभुवन चौहान के पक्ष में आ गया और यही बीजेपी के पक्ष में चला हाँ, गया। ये बीजेपी के पक्ष में चलेगी, जबकि कांग्रेसी ये खुश हो रहे थे कि त्रिभुवन चौहान ज्यादा वोट ले जा रहा है, तो वो बीजेपी के वोटों को काट रहा है। लेकिन अपने वोट नहीं बढ़ा पाई कांग्रेस, यहाँ यहाँ कांग्रेस फेल नजर आई। बट अगर आप उन्होंने मुद्दा तो उठाया। कोसाई जी, अगर आप ओवरऑल केदारनाथ के पिछले 2-3 चुनाव को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि केदारनाथ की जनता ने निर्दलीय के लिए भी स्पेस बना के रखा हुआ है। वो उसको जिताते नहीं है, बिल्कुल बट उसको अच्छा वोट परसेंट देते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक मतलब उनको, देखिए, जो जनता के बीच में रहेगा, जनता से जुड़ा हुआ रहेगा, उसको जनता जरूर पसंद करेगी। त्रिभुवन चौहान पिछले कुछ समय से लगातार क्षेत्र में थे, और जहां जहां इस तरह की बातें हुई, जैसे यात्रा डाइवर्ट होना या लोगों का नाराजगी, और जो केदारशिला का जो वो होना, लगातार स्थानीय युवाओं के ढाबे वगैरह को ध्वस्तीकरण करना सरकार द्वारा, तो इनके बीच में जाकर के उनके मुद्दों को, क्योंकि वो पत्रकार हैं, पत्रकारिता के रहते हुए उन्होंने उसको उनके साथ रह करके जो है मुखरता से उसको जो है दिखाया। और साथ ही साथ उनके बीच में जाकर के उन मुद्दों पर बातचीत करी, और उनको जो है ये कहा कि भाई हम इसको जोर शोर से उठा। कांग्रेस यहाँ फेल नजर आई। कांग्रेस ने केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा तो निकाली, लेकिन ये यात्रा रोड साइड पर निकली, और इसको और जनता के बीच में अगर ये गांव में ले जाते, अगर गांव में इस तरह का प्रचार कर पाते, तो निश्चित तौर पर नाराज वोट इनके साथ, निर्दलीय के साथ नहीं जाता। लेकिन त्रिभुवन चौहान क्योंकि लगातार युवा हैं, और फिर एक जो बेरोजगारी का मुद्दा और अन्य मुद्दे जो हैं उन पर लगातार मुखर होते रहे, और बॉबी पवार जो आज युवाओं का एक आइकन बन चुका है उत्तराखंड में, तो उन्होंने अंतिम दौर में उन्होंने भी कुछ यहाँ पर उनकी रैलियां वगैरह की, तो इसमें भी उनको उस घाटी से नीचे भी वोट लाने का जो है एक वो दिया, मंच दिया। क्योंकि वो हर जगह से वोट ले गए, हर राउंड में हमने देखा है वो लगभग 200-300 वोट नीचे की तरफ गए। केदार वैली में तो वो अच्छा ले गए हैं, लेकिन नीचे भी वो अच्छा खासा वोट ले गए। एक सीधी बात। जो बात आ जी, रही है कि यात्रा रूट डाइवर्ट कर दिया गया, और मैं भी जब लोगों से बात कर रहा था उनके मन में ये बात बैठी हुई थी। लेकिन कैंची धाम का जो परसेप्शन बना, आपको याद होगा जब विराट कोहली खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, तो उसके बाद वो कैंची धाम आए, और उसके बाद जब वो अच्छी फॉर्म में आ गए तो पूरे मीडिया जगत में ये फैल गया कि बाबा के चरणों में आके उनकी फॉर्म वापस आ गई। उसके बाद वो फिर यहां पर आए, तो उसके बाद हमने देखा बहुत तेजी से यात्री जो है वो कैंची धाम भी आने लग गए। लेकिन चार धाम को कैंची धाम से जोड़ना, तो ये तो कहीं से भी सही नहीं लगता।
कि वही कह रहे हैं ना, यही नेरेटिव वो हुआ उन्हीं दिनों। मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही, देखिए, एक रूट जो है, उन्होंने नया रूट कहने की बात कही कि रूट जो है एक रामनगर से भी यात्रा जो है, ये चार धाम यात्रा स्टार्ट की जाए। क्यों, उधर का जो यात्री है वो रामनगर से होते हुए, गैरसैंण होते हुए इधर आए, तो इस इलाके के जो रूट है ये भी डेवलप। तो उनकी सोच तो वो बढ़िया थी। और इसका अर्थ इधर लोगों ने ये लगाया कि उन्हीं दिनों यहाँ यात्रा में व्यवधान भी पैदा हो रहा था, जाम लग रहा था बराबर। यानी कि यहाँ से 60 किलोमीटर दूर गौरीकुंड, सोनप्रयाग गौरीकुंड है रुद्रप्रयाग से, तो उसको वहां तक पहुंचने में यात्रियों को लगभग 12 घंटे लग रहे थे। इतना तगड़ा जाम लग रहा था, जगह जगह यात्री फंस रहा था। तो उसके लिए उन्होंने फिर जगह जगह बैरियर लगा करके यात्रियों को रोकना शुरू कर दिया, जिससे संख्या में थोड़ा सा वो हो जाए, कंट्रोल हो जाए और यात्रा सुचारू हो जाए। लेकिन इस दौरान कई यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कई वापस गए बिना यात्रा को पूर्ण किए हुए, क्योंकि छुट्टियों की प्रॉब्लम उनकी थी, वो उतना बजट दे करके भी नहीं आए थे, तो वो यात्री गए। और इसी दौरान वहां की यात्रा भी चरम पर पहुंची, कैंची धाम की। तो यहाँ लोगों को लगा कि इन्होंने ये बैरियर इसलिए लगाई है कि उसको कैंची धाम भेजा जाए, तो एक नेरेटिव वो फैला था। तो उसका भी क्योंकि वहाँ के जो ऊपर जो केदार घाट वैली के लोग हैं, होटल वाले हैं, घोड़े वाले हैं, खच्चर वाले हैं, ढाबे वाले हैं, इनको नुकसान तो उठाना पड़ा इसके। तो एक मुद्दा तो ये था ही। और यही मुद्दा जो है वहां छाया रहा, जिसको कांग्रेस नहीं बुना पाई। कांग्रेस ने मामला तो उठाया, उन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि वो क्योंकि कुमाऊनी है, जो है मुख्यमंत्री जी, और वो जो है इसलिए इस यात्रा को कुमाऊं की तरफ ले गए हैं। लेकिन इसको जो है कांग्रेस भुना नहीं पाई। त्रिभुवन चौहान इस दौरान उनके बीच में रह करके उन्होंने इसको बढ़िया ढंग से भुनाया, और आज वो दिखाई भी, जब वो 9,000 से ऊपर वोट लाए। बिल्कुल। और ये बड़ा, मैं कहूँगा बड़ा इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस कहना चाहिए, बिकॉज मुझे नहीं लगता उन्होंने इतने संसाधन भी लगाए होंगे जितने ऑल पॉलिटिकल पार्टी या नेशनल पॉलिटिकल पार्टी लगाती है। तो कम संसाधन में इतने वोट लाना, मतलब उनके फ्यूचर में, मतलब फ्यूचरिस्टिक वो सोच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक बड़ा वो, बिना मतलब कोई संसाधन उनके पास नहीं थे, ऐसे जिस तरह से अन्य दलों के पास होते हैं। और शुरुआती दौर में लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा असर नहीं डाल पाएंगे, लेकिन जैसे धीरे धीरे चुनाव परवान चढ़ा, तो उनका एक युवाओं को उनको जो है साथ उनको बड़ा मिला। निस्वार्थ भाव से युवा जो है उनके साथ जुड़े। और ये बॉबी पवार के आने से फिर युवा अन्य ये भी बढ़े, और इन्होंने बड़ा वो किया जगह जगह। मतलब चले केदार घाटी में नाराजगी थी, उसको बना लिया, लेकिन केदार घाटी से नीचे की ओर जब आओ तो वहां भी वो वोट लाने में सफल हुए हैं। तो अब उन्होंने एक दमदार उपस्थिति इस चुनाव में अपनी दर्ज करा ली है, अब तो उनके गुसाई जी, आगे एक बात भविष्य तो को भी तय है, चाहे वो 2022 का विधानसभा चुनाव हो, चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव हो, और अब ये उपचुनाव देखो, जो महिला वोटर्स जी है ना, वो बीजेपी की जीत की जी। कुंजी बन गई है। हाँ बिल्कुल, मैं पूर्व से कहता आ रहा हूँ, क्योंकि देखिए, बीजेपी का संगठन इस बात पर पहले से कार्य करता रहा है। और जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण की, उन्होंने महिला शक्ति को पहचाना, मातृशक्ति को पहचाना, उनकी वोटर की ताकत को पहचाना। और उन्होंने, जब सरकार उनकी केंद्र में बनी, तो उन्होंने कई योजनाएं इस तरह की लाई महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, जो है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से या अन्य माध्यमों से उन्होंने उनको सशक्त करने का काम किया है। और वही उत्तराखंड सरकार भी उसी को आगे कर रही है। मैं बताऊं आपको, जो ये अभी यात्रा नीति है, तो यहाँ जो स्वयं सहायता समूह जो है उसमें काम कर रहे हैं, कोई प्रसाद बनाने का काम हो, केदारनाथ का प्रसाद बनाने का काम हो, या होटल रेस्टोरेंट संचालन का काम हो, या ढाबे संचालन का काम हो, या अन्य जो भी महिला समूह काम कर रही हैं, तो इस वर्ष की यात्रा में 1 करोड़ का व्यवसाय किया है। जो कि बहुत अच्छी बात तो है ये अगर। बड़ा, बिल्कुल सही ये बात है। बड़ी अच्छी बात है। ये महिलाएं इस बात को समझ रही हैं। हम जब चुनाव प्रचार के दौरान गाँव में थे, तो कई जगहों पर हमने महिलाओं से, बुजुर्ग महिलाओं से बात की, तो देखिए, उनका एक स्पष्ट मत था कि करना किसी ने कुछ नहीं है,
जो चल रहा है ऐसे ही चलेगा। लेकिन मोदी जी ने हमको बहुत दिया, मोदी राशन, मोदी पेंशन, वो भी एक बड़ा मुद्दा जो है, जो महिलाओं को आकर्षित किया है यहाँ। गुसाई अ, जी, अब अ, अब एक लास्ट ये में मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा, आपको लगता है कि जी कांग्रेस को अपनी रणनीति को लेके रीथिंक करना होगा, उसको एक नई लीडरशिप की जरूरत है? क्योंकि बैक टू बैक अगर आप देखें, आप 2017 हारे, आप 2019 हारे, आप 2022 हारे, आप 2024 हारे, और ये बाई इलेक्शन में जो आप उम्मीद पा लेते यहां भी आपको झटका लगा है। तो इसका मतलब कांग्रेस की प्रेजेंट लीडरशिप, जितने भी लीडर्स हैं, वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पा रहे जनता जनार्दन के बीच में, वो कन्विंस नहीं कर पा रहे जनता को कि हम एक मजबूत विकल्प हैं। बिल्कुल, कांग्रेस की सबसे बड़ी परेशानी है संगठन। कांग्रेस संगठन बिल्कुल निष्क्रिय है, हमने ये देखा है। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये समझ रहे हैं कि हर पहाड़ में महिला वोटर एक निर्णायक वोटर हो रहा है, तो महिलाओं की तरफ खास ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन इनके पास सबसे बड़ी चीज यह है कि महिला कार्यकर्ताओं की बहुत कमी है। ये चुनाव उन्होंने, पहले तो एकजुट होते नहीं है किसी भी चुनाव में, लेकिन ये चुनाव लग रहा था कि एकजुटता से लड़ रहे हैं। और एक समय ऐसा भी आया कि लग रहा था कि कांग्रेस जीत की ओर बढ़ रही है इस चुनाव में। लेकिन अंतिम दिनों में पता नहीं क्यों, या क्या कहें, संसाधन खत्म हो गए, या कार्यकर्ताओं का जोश ठंडा हो गया, या क्या हो गया, अंतिम दिनों में बहुत पिछड़ गई है कांग्रेस। क्योंकि असल में इनके बड़े नेताओं के आने का एक फायदा तो ये हुआ कि जनता के बीच पकड़ तो बन गई, लेकिन एक नुकसान उनको उठाना पड़ा। जो कार्यकर्ता थे वो इन नेताओं के साथ नुक्कड़ रैलियों में और इन्हीं के साथ घूमते रह गए। जो डोर टू डोर कन्वेंसिंग होती है, जो गांव घर में, गांव गांव जाना, घर घर जाना, जो कन्वेंसिंग होती है, वो कांग्रेस नहीं कर पाती। और जहां उसको नुकसान हुआ, क्योंकि भाजपा संगठन मजबूत है। और मैं एक बात ये भी कह रहा हूं कि बद्रीनाथ चुनाव में भाजपा को ये लगा कि उनका कैडर वोट, उनका वोटर जो है मतदान करने नहीं आया, क्योंकि उपचुनाव में कार्यकर्ता अधिकांशतः उदासीन हो जाता है। क्योंकि उपचुनाव सरकार पर तो कोई फायदा वो नहीं करता, नुकसान नहीं कराता है, लेकिन यह है कि ये माना जाता है कि सरकार जीत भी आई है उपचुनाव, आज तक ऐसे ही होता आया था। लेकिन बद्रीनाथ हारने से भाजपा को लगा कि उसका कैडर वोट वोट देने नहीं आए, मतदान करने नहीं आए। और यहाँ उसने इसी रणनीति को भी अपनाए रखा, जो शुरू से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को सचेत रखा। और मुझे लगता है यहाँ जो है वो अपने वोटरों को, अपने जो मतदाता हैं उनके जो कैडर के हैं, उनको वो जो है वोट देने, बूथ तक लाने में कामयाब रही, जो उनकी सफलता के लिए जरूरी भी था और मिली भी। चलिए गुसाई जी, बहुत धन्यवाद, आपने बहुत विस्तार से जो एनालिसिस किया है केदारनाथ बाई इलेक्शन का। मैं समझता हूं बीजेपी के लिए जहां जीत की खुशी मनाने का समय है, वही कांग्रेस के लिए रीथिंक करने का समय है। और एक बात जो गुसाई जी, क्या आपको लगता है कि अब एक स्कोप जो दिख रहा है वो थर्ड फ्रंट की तरफ भी दिख रहा है? यानी अगर आप देखें, हाँ एक एक संकेत जनता दे रही है कि साहब, अगर हमें अच्छे कैंडिडेट मिलेंगे, अच्छी सोच के लोग मिलेंगे और दमदार लोग मिलेंगे, तो हम उनके साथ खड़े दिखेंगे। जी बिल्कुल, जनता ने इस बार दिखाया अपनी वोट की ताकत क्या होती है। देखिए, उन्होंने जहाँ सरकार को एक समझे कि एक चेतावनी भी दी है कि केवल हवा में बात करोगे तो मतलब ये वो नहीं होगा, नहीं चलेगा। हम जो है, अगर हमारे सामने विकल्प मिलेगा तो हम उस विकल्प पर जरूर मतदान करें। ये इस बार की जनता ने दिखाया भी है। क्योंकि जहाँ मतलब भाजपा सोच रही थी कि जितने निर्दलीय, दमदार निर्दलीय यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, उनको हमने अपनी तरफ कर लिया है, तो अब कोई विकल्प नहीं है कि लेकिन जनता ने ये दिखाया हमारे पास विकल्प मिलेगा तो हम वहाँ मतदान भी करेंगे और सबक भी सिखाएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद हरीश गुसाई जी हमसे बातचीत करने के लिए। चलो, तो नमस्ते। बीजेपी ने जीत ली है केदारनाथ विधानसभा, ये उपचुनाव था, और अपने पक्ष में ही रखा है अपनी सीट को। लेकिन दिलचस्प ये देखना होगा कि इस चुनाव में जो एक स्कोप दिख रहा है
थर्ड फ्रंट की तरफ। क्या उत्तराखंड में वो विकल्प आगे बढ़ता है, ये देखना आने वाले दिनों में बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस एनालिसिस को देखने के लिए।